Hello friends, in this lecture we are going to study steps of repertorization. This is very important topic from exam point of view. Let's discuss what are the steps. The very first is case taking. ये आपको ये सारे steps हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि हम जब रिपर्टराइजेशन करते हैं सबसे पहला स्टेप नहीं हो जाता है कि हम रिपर्टराइजेशन करें, हम सबसे पहले केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग के बाद सेकेंड नंबर पे आता है रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। वी विल गो थ्रू डिटेल व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग, व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन। नाउ you should first remember what are the steps. The very first, case taking. Second one, recording and interpretation. Third one, classification and evaluation of symptom, that means analysis. Fourth, defining the problem. Fifth, erecting a totality. सिक्स्थ वन इज़ सलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिपर्टरी। अब देख रहे हो आप, पहला केस टेकिंग है और रिपर्टरी का यूज़ करना, इसके बीच में कितने अदर स्टेप्स भी आते हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट इज़ केस टेकिंग, सेकेंड वन रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड वन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, फोर्थ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिफ्थ देन इरेक्टिंग द टोटलिटी। की अब हम टोटलिटी बनाएंगे और टोटलिटी बनाने के बाद हम रिपर्टरी का सिलेक्शन करेंगे कि हमको कौन सी रिपर्टरी यूज़ करनी है। इधर वी हैव टू यूज़ केंट रिपर्टरी, BTPV, BBCR और जो भी और अदर मॉडर्न रिपर्टरीज, हमें कौन सी रिपर्टरी का यूज़ करना है वो हम टोटलिटी बनाने के बाद में रिपर्टरी का देखेंगे कौन सी रिपर्टरी हमको सेलेक्ट करनी है। आफ्टर दैट रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड एट्थ में क्या आएगा, एनालिसिस ऑफ रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस टेकिंग करेंगे, उसको फिर हम सारे सिम्टम्स को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, देन हम एनालिसिस करेंगे, सिम्टम्स का इवैल्यूएशन करेंगे। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम क्या होता है। उसके बाद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर हम टोटलिटी बनाते हैं। नेक्स्ट हम फिर टोटलिटी बनाने के बाद में रिपर्टरी का प्रॉपर देखते हैं कि कौन सी रिपर्टरी हमको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम रिपर्टोरियल रिजल्ट बनाएंगे, देन हम एनालिसिस करेंगे उस रिपर्टोरियल रिजल्ट को। उसके बाद हम बैक्टीरिया मेडिका की हेल्प से प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो इसको याद कैसे रखते हो, मैंने जैसे याद किया था वो ऐसे याद किया था, CR, ठीक है, जो हमारा क्लास का CR होता है ना, CR, ठीक है, CR, CD, ESR जो हम पैथो में पढ़ते हैं ना, ESR, ठीक है, ESR और ISRA, ठीक है, ISRA आखिरी में ISRA। तो CR, CD, ISRA, ठीक, CR, CD, ISRA। C for case taking, R for recording and interpretation, then C for classification and evaluation of symptom, या इसको हम analysis भी बोलते हैं। D for defining the problem, E for erecting a totality, S for selection of proper repertory, R is for repertorial result, A is for analysis of repertorial result and prescription, CR, CD, ESRA, ISRA, ठीक है। अब हम देखेंगे केस टेकिंग। तो केस टेकिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है रिपर्टराइजेशन का। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन क्या है, केस टेकिंग है। केस टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट एंटायरली डिपेंड अपॉन द सक्सेस ऑफ दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो हमको पता है केस टेकिंग रिपर्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले पेशेंट आता है, हम उसका पूरा डिटेल लेते हैं, पूरा केस टेकिंग लेते हैं। एलिजाबेथ राइट का एक कोट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अच्छे से केस टेकिंग करते हैं तो पेशेंट हाफ क्योर्ड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अच्छे से पेशेंट से बात करेंगे, अच्छे से हम उसकी कंप्लेंट्स को पूछेंगे तो उसको अच्छा फील होता है, ठीक है। आधा पेशेंट तो उसी से ठीक हो जाता है अगर हमारी केस टेकिंग अच्छी है तो। और फर्स्ट स्टेप है, अगर हमने केस टेकिंग में गड़बड़ी कर दी तो हमारी टोटलिटी गलत बनेगी, हमारा रिपर्टोरियल रिजल्ट गलत आएगा, हमारा प्रिस्क्रिप्शन गलत होगा। सो केस टेकिंग हमको अच्छे से करनी चाहिए, यही फर्स्ट स्टेप है और इसी से हमारी पूरी सक्सेस डिपेंड करती है।
Any mistake committed here would entirely interfere in the selection of the drug and planning of the treatment. सेकेंड वन हमने देखा था C फॉर केस टेकिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन. अब क्या हुआ, हमने पूरा केस टेकिंग कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम पूरा केस रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. फॉर इफेक्टिव रिपोर्टराइजेशन इफेक्टिव हो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिसाइज रिकॉर्डिंग इज़ वेरी क्रूशियल फॉर प्रोसीडिंग फर्दर. हमको अच्छे से रिपोर्टराइजेशन के लिए हमको क्या करना है, जो भी पेशेंट सिम्टम बता रहा है उसको हमें अच्छे से रिकॉर्ड करना है. ठीक है. रिकॉर्डिंग इज़ नॉट डन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन, सो बोथ शुड बी डन साइमल्टेनियसली. रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन हम साइमल्टेनियसली ही करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ द फिजिशियन टू ट्रांसफ़र ऑल द डेटा इन एग्जैक्टनेस. कि फिजिशियन को जितना भी डेटा मिल रहा है, जितना भी पेशेंट बता रहा है फिजिशियन को, एज इट इज़ हमको एग्जैक्टनेस के साथ में हमको रिकॉर्ड करना है, एज इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट टू द केस रिकॉर्ड. कि जैसा पेशेंट ने बताया हम उसी तरह से उस सिम्टम को नोट करें. जैसे पेशेंट जिस इंटेंसिटी के साथ बता रहा है उस इंटेंसिटी के साथ हमको नोट करना है. बिकॉज फिर आगे हमको ये पता होगा कि ये सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं. ठीक है. और इसकी इंटेंसिटी इतनी है. अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द डेटा रिकॉर्डिंग. अगर थोड़ा सा भी हमने मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा भी हमने केस टेकिंग में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा, उसकी इंटेंसिटी हमने पेशेंट ने बताया उसको बहुत ज़्यादा सॉल्ट पसंद है, हमने बहुत ज़्यादा पे ध्यान नहीं दिया, हमने लिख दिया कि उसकी सॉल्ट पसंद है केवल, तो यहाँ से ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. पेशेंट जिस इंटेंसिटी के साथ बता रहा है उस इंटेंसिटी के साथ ही हमको रिकॉर्ड भी करना है. Slight modification during the data recording may occur while recording the case, but care should be taken to keep the meaning of the patient narration as natural as possible. Recording of symptoms should also indicate the intensity of the patient. This is very important कि हम जो symptoms को record कर रहे हैं उससे patient की intensity का भी पता चलना चाहिए कि वो symptom patient को कितना दिक्कत दे रहा है, या फिर वो पेशेंट की डिज़ायर है तो वो कितनी डिज़ायर है, उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिज़ायर है. द केस रिकॉर्ड फाइनली रिमेन एज वैल्यूबल डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑल्सो स्टेट्स द स्टेट ऑफ फिजिशियन वाइल टेकिंग द केस. ठीक है. तो हमारा केस टेकिंग के बाद में हम उसी तरह से पेशेंट के सिम्टम को नोट करेंगे, एग्जैक्टनेस के साथ में, उसकी इंटेंसिटी के साथ में, जैसा पेशेंट बता रहा है सेम ऐसे नोट करें जिससे हमको लगे कि हाँ ये बिल्कुल नेचुरल है, जो फिजिशियन को पेशेंट ने बताया वो नोट डाउन है. ठीक है. थर्ड स्टेप हमारा आता है क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द थर्ड स्टेप. अब इसमें तुमको पता होना चाहिए, आफ्टर द केस इज़ फुल्ली रिकॉर्डेड वेल, अ फिजिशियन इज़ इन पोजिशन ऑफ क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम. हमने केस टेकिंग किया. ठीक है. केस टेकिंग के साथ में हमारे पास में क्या हुआ, बहुत सारे हमको सिम्टम्स मिल गए. अब सिम्टम्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ मेंटल से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ फिजिकल जनरल्स हो सकते हैं, कुछ हमारे पास में पर्टिकुलर सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम हो सकते हैं, कुछ अनकॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं. तो अब हमको कैटेगराइज करना है कि हमारे सिम्टम कौन से हैं, कॉमन सिम्टम है, अनकॉमन सिम्टम है, मेंटल सिम्टम है. जो भी सिम्टम्स हैं वो हम उनको इवैल्यूएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम क्या होता है वो हमें देखना है. क्लासिफिकेशन ऑफ द सिम्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट केस इन रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड द टाइप ऑफ सिम्टम. ऑल सिम्टम आर ईदर जनरल और पर्टिकुलर. अब जनरल और पर्टिकुलर जितने भी हमारे सिम्टम होंगे वो या तो जनरल सिम्टम होंगे, मतलब को होल बॉडी से रिलेटेड होंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर होंगे कि हमारा पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है उसका सेंसेशन है. जनरल सिम्टम इज़ द वन दैट अफेक्ट द पेशेंट एज द होल. तो जनरल सिम्टम क्या होते हैं, जो पूरे बॉडी को, जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग सेंसेशन इन होल पार्ट. तो ये क्या एक जनरल सेंसेशन है कि हर जगह बॉडी के पार्ट्स में बर्निंग हो रही है. वहीं अगर बोल दिया जाएगा बर्निंग इन सोल्स, मतलब एक पर्टिकुलर जगह हो रहा है, सोल्स में बर्निंग हो रही है.
ठीक है। तो जनरल क्या होगा, जो होल बॉडी से रिलेटेड होता है। अ पर्टिकुलर सिम्टम इज द वन दैट अफेक्ट द सिंगल पार्ट ऑफ द ऑर्गन। तो जनरल सिम्टम क्या होता है, अगर हम बोलें जनरल सिम्टम क्या होता है, तो वो क्या करता है, होल बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, होल बॉडी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बोलें कि पर्टिकुलर सिम्टम है, तो पर्टिकुलर सिम्टम क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जनरल इंक्लूड्स, अब जनरल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेंटल जनरल, विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। फिजिकल जनरल्स में हमारे सेंसेशन, पेन, इमोशंस, ये सब मोशंस, डिस्चार्जेस, स्वेट, मोडालिटीज़, ये सब आ जाएगा। पैथोलॉजिकल जनरल्स में पैथोलॉजी से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स, इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम, यहीं पर क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम में क्या आएगा, जनरल सिम्टम और पर्टिकुलर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और दे आर फर्दर कैटेगराइज, अब इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं अनकॉमन और सिम्टम में और कॉमन सिम्टम में। अनकॉमन का मतलब क्या होता है, जो अलग है। अनकॉमन का मतलब हो रहा है कि अगर कोई भी, जैसे हमारी जो पैथोलॉजी से रिलेटेड, जो डिजीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, वो हमारे कॉमन सिम्टम होंगे। अनकॉमन जो एक पर्टिकुलर पेशेंट में ही केवल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम इससे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम में दो तरह के सिम्टम होते हैं, जनरल सिम्टम होते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं। जनरल सिम्टम जो हमारे होल बॉडी को अफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम जो अफेक्ट करते हैं सिंगल पार्ट या फिर सिंगल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जनरल एंड पर्टिकुलर। उसके बाद में अब अगर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम देखा कि जितने भी हमारे सिम्टम्स होते हैं उनको हम जनरल सिम्टम और पर्टिकुलर सिम्टम में डिवाइड करते हैं। उनको फिर हम फर्दर डिवीजन में करेंगे तो सिम्टम्स को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, कॉमन सिम्टम एंड अनकॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम कौन से सिम्टम्स होते हैं, जो डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कोई डिजीज़ पार्ट से रिलेटेड होते हैं, कि कोई भी डिजीज़ है उसके जो सिम्टम्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन सिम्टम हो जाएंगे। वो हमको हर पेशेंट में, जिस पेशेंट में हमें वो डिजीज़ मिलेगी, वो सिम्टम उस पेशेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अनकॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं, जो केवल एक पर्टिकुलर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम होम्योपैथी में ये अनकॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसी से हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं और अपनी सिम्प्टम का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी क्लासिफिकेशन, थर्ड हमारा पॉइंट था क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, जिसको हम एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम। सिम्टम्स को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो देयर आर वेरियस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। हैनीमैन का मेथड होता है, ठीक है, हैनीमैन मेथड होता है, केंट का होता है, बोनिंग-हसन का है, ठीक है, बोनिंग-हसन मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हैनीमैन की तरह से हम कैसे सिम्टम्स को इवैल्यूएट करेंगे, केंट का और बोनिंग-हसन का। व्हेन वी टॉक ऑफ केंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, तो केंट ने क्या बोला था, केंट ने बेसिकली डिवाइड किया है। केंट की अगर हम बात करेंगे तो केंट ने क्या बोला है, एक तो इन्होंने सिम्टम्स को, अगर हम केंट मेथड की बात करेंगे तो केंट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में जनरल सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम एंड पर्टिकुलर सिम्टम। जनरल में भी मेंटल जनरल आएगा, फिजिकल जनरल आएगा। मेंटल जनरल में आएगा हमारा विल, अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, विल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट। अब अगर हम बात करेंगे इसमें केंट मेथड में, तो केंट ने क्या किया है, मेंटल जनरल्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है और जिसमें विल को हायर इम्पॉर्टेंस दिया है, ठीक है। तो केंट का क्या है, जनरल सिम्टम जिसमें मेंटल एंड फिजिकल जनरल्स आएंगे, कॉमन सिम्टम आएंगे, ठीक है। केंट के जो कॉमन सिम्टम है वो हैनीमैन के जनरल सिम्टम है, ठीक है। केंट के कॉमन सिम्टम हैनीमैन के जनरल सिम्टम, और हैनीमैन ने जनरल सिम्टम को ही कॉमन सिम्टम बोला है, ये याद रखना। और केंट का और क्या है, पर्टिकुलर है, ठीक है। तो जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर, और जिसमें से केंट ने मेंटल जनरल को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया है।
In Kent method the symptoms related to feeling wills are given a higher importance, ये हमने देख ही लिया है. और the qualified mentals and the symptoms with causative modalities are the utmost important, कि mentals को उन्होंने बहुत ज़्यादा important दिया हुआ है. This follows the symptom related to intellect, understanding and the memory. उसके बाद will, then understanding, then memory, and then physical general, then characteristic पर्टिकुलर. तो मेंटल जनरल कैंट ने इंपॉर्टेंस दिया. अगर हमारे पास में ऐसा कोई केस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल जनरल्स होंगे तो हम कैंट रिपर्टरी को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट अगर हम बोनिंग हसन का देखें तो बोनिंग हसन मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, द सिम्टम आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ एंड कनकॉमिटेंट्स, वेयर कनकॉमिटेंट्स इज गिवन टू द हायर इम्पॉर्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अगर हम बोनिंग हसन की बात करेंगे, ठीक है, बोनिंग हसन ने क्या किया है, लोकेशन, देन आएगा हमारा सेंसेशन, देन हमारा आएगा मोडालिटीज़, देन हमारा आएगा कनकॉमिटेंट्स. ठीक है, और कनकॉमिटेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया है. नेक्स्ट अगर हम बोगर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन अगर हम बोगर मेथड की बात करेंगे तो बोगर ने पैथोलॉजिकल जनरल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. पैथोलॉजिकल जनरल एंड कॉजिटिव मोडालिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. ठीक है, तो अगर हम इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स की बात करेंगे तो केंट मेथड में केंट ने मेंटल जनरल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. बाकी केंट का मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, सबसे पहले हमारा जनरल आएगा जिसमें मेंटल जनरल, देन फिजिकल जनरल, उसके बाद में कॉमन सिम्टम्स आएंगे, देन पर्टिकुलर सिम्टम्स आएंगे, जिसमें से केंट ने मेंटल जनरल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, उसमें भी विल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. व्हेन वी टॉक ऑफ द बोनिंग हसन मेथड, तो बोनिंग हसन का क्या है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ एंड कनकॉमिटेंट, जिसमें कनकॉमिटेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोगर मेथड की बात करेंगे तो बोगर ने क्या किया है, पैथोलॉजिकल जनरल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया. अगर हमारे पास में कोई ऐसा केस है जहाँ पे पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, देन हम बोगर मेथड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है. अभी हमने देखा सी देख लिया केस टेकिंग, सी आर देख लिया रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, देन हमने सी देखा क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम. नेक्स्ट हम डी देखेंगे, CR, डी फॉर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. अब डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में क्या होगा, एनालिसिस मेक द होल एक्सप्रेशन क्लियर टू द फिजिशियन एंड हेल्प टू डिफाइन द प्रॉब्लम एट डिफरेंट लेवल. द सिकनेस ऑफ द पर्सन एक्सप्रेस इटसेल्फ एट वेरियस लेवल एंड टू ब्रिंग ऑल सच एक्सप्रेशन टुगेदर टू गेट अ होल पिक्चर require the clear understanding of what Hahnemann stated, which is to be cured in the disease, that is to say in every individual case of disease. To define a problem means to define the individual who is facing the problem. So defining the problem क्या होगा, defining the individual who is facing the problem. Defining the problem means कि जो कोई individual है जिसको डिज़ीज़ हो रखी है, जो दिक्कत है जिसको, उसको हम पूरा डिफ़ाइन करें, मतलब हम इंडिविजुअलाइजेशन पे ध्यान दें. द इंडिविजुअल इज़ फुल्ली रिवील्ड इनटू फिजिशियन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद हिम एज सच. मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में कि जो भी पेशेंट की दिक्कतें हैं हमको एज अ होल सब पता होना चाहिए, उसकी इनर फीलिंग्स का, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी पास्ट में, कौन कौन सी इलनेसेस थी, उसके साथ ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ, उसका क्या बिहेवियर था, हमको पूरा पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए. वही होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, diagnosis of the disease which is crucial importance who would segregate the peculiar characteristic expression. The problem definition include knowing the patient का predisposition, disposition, diathesis, disease, हमको सब कुछ पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट आता है वो होता है एनामनेसिस. एनामनेसिस क्या होता है, एनामनेसिस इम्पॉर्टेंट होता है to understand the patient and his or her deviation from original state of health. The study of developmental history become imperative. कि हमको पेशेंट की डिजीज़ को पता करना है, उसके साथ क्या हुआ है था पास्ट में, उस सबको हम क्या बोलते हैं, एनामनेसिस, विच हेल्प टू डिफाइन नॉट ओनली द पेशेंट एंड डिजीज़ बट ऑल्सो द नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ विच फर्दर
द डिफाइनिंग ऑफ मियाज़मेटिक स्टेट। तो एज अ होल इसमें केवल ये लिखा हुआ है कि हमको पेशेंट का, आज हमारे पास में पेशेंट आ रहा है कोई तकलीफ़ लेके, तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, उसके पास्ट में क्या क्या इलनेसेस हुई, क्या हुआ, जिससे हम पेशेंट की फर्दर डायग्नोसिस का पता कर सकें, उसका हम प्रोग्रेस पता कर सकें, प्रोग्नोसिस क्या हो सकती है आगे डिजीज़ की, वो हम पता कर सकते हैं। और एज अ होल हम पेशेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका डायथिसिस जान के, उसका टेम्परामेंट जान के, उसका प्री डिस्पोजिशन, उसका डिस्पोजिशन। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एनामनेसिस और कैटामनेसिस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं इरेक्टिंग अ टोटलिटी। ठीक है, तो अब हमने देख लिया CR, देख लिया CD, देख लिया, अब बचा ESR, इसरा बचा, E फॉर इरेक्टिंग द टोटलिटी। तो इरेक्टिंग द टोटलिटी क्या होता है? टोटलिटी इज़ नॉट द सम ऑफ टोटल सिम्टम। टोटलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि जितने भी हमें सिम्टम मिले हैं सबको हम जोड़ दें और हमारा टोटलिटी हो गया। टोटलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम विच कैटेगराइजेस द पेशेंट एज वेल एज इंडिविजुअलाइज द प्रॉब्लम। Thus, all the symptoms which are classified and evaluated do not form a working totality of the case. Totality का ये मतलब नहीं होता है कि हम सारे symptoms को ऐड कर दें। टोटलिटी का मतलब होता है कि हमारे केस के लिए जो भी सिम्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हम उनको रखते हैं, लॉजिकल हम टोटलिटी बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम, हमारे पास में वो सिम्टम्स होंगे टोटलिटी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे केस के लिए, जो एज अ पर्सन को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारी सिम्पलिमम करेक्ट आए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टोटलिटी। नेक्स्ट हम आते हैं, तो CE हो गया। देन S फॉर सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी एंड रिपर्टोराइजेशन प्रॉपर। हमने टोटलिटी बना ली, हमने लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स कर लिया। अब उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा? अब हमारे पास में टोटलिटी बन गई जिसमें हमारे पास में सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हमें केस टेकिंग के लिए ज़रूरी हैं। उन सारे सिम्टम्स को हम लेके प्रॉपर सेलेक्शन कर लेंगे रिपर्टरी का। अब सेलेक्शन ऑफ रिपर्टरी एंड रिपर्टराइजेशन प्रॉब्लम, अगर हमारे पास में ऐसा केस है जिसमें मेंटल जनरल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम कैंट रिपर्टरी का यूज़ करेंगे। हमारे पास में ऐसा कोई केस है जहाँ पे हमारे पास में कोई पर्टिकुलर सिम्टम का लोकेशन पता, सेंसेशन पता, मोडालिटीज़ पता है और कंकॉमिटेंट्स, तो हम बोनिंग-हसन मेथड का यूज़ करेंगे, बोनिंग-हसन रिपर्टरी का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास में कोई ऐसा केस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल जनरल्स हैं तो हम कौन सी रिपर्टरी लेंगे? बोगर रिपर्टरी लेंगे। ठीक है, या फिर कोई मॉडर्न रिपर्टरीज़ का केस है जहाँ पे सिंथेसिस हो गई, सिंथेटिक हो गई, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर केस। सो दिस इज़ द सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी एंड रिपर्टोराइजेशन प्रॉपर। अब जब हमने रिपर्टरी सेलेक्ट कर ली कि कौन सा केस है, उस हिसाब से हमने रिपर्टरी को सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास में क्या आता है कि जो हमारे पास में टोटलिटी में जो भी हमारे पास में सिम्टम्स थे उनको हमें क्या करना है? रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वंस द रिपर्टरी इज सेलेक्टेड, अ मेजर पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ केस इज डन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रीअरेंज द टोटलिटी अकॉर्डिंग टू द रिपर्टरी सेलेक्टेड। सपोज हमारे पास में मेंटल जनरल्स के बहुत ज़्यादा सिम्टम है, हमने क्या किया? कैंट रिपर्टरी यूज़ कर लिया। अब कैंट में क्या है? पहले मेंटल जनरल लिखो, फिर फिजिकल जनरल, देन कॉमन, पर्टिकुलर। ठीक है, ये अब अगर हमने कैंट रिपर्टरी तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें सारे सिम्टम्स को अरेंज करना है। देन रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ रिपर्टरी सेलेक्टेड इज नोन एज रिपर्टोरियल टोटलिटी। टोटलिटी बना लिया जहाँ पे हमने लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम रखा, जो सिम्टम्स पर्सन को इंडिविजुअलाइज करते हैं उन सिम्टम्स से हमने टोटलिटी बनाया। रिपर्टोरियल टोटलिटी क्या होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी इन टर्म ऑफ रिपर्टरी सेलेक्टेड, मतलब हमने जो भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी हमें लगा कि ये रिपर्टरी यूज़ होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मेंटल जनरल बहुत ज़्यादा हैं, हमने कैंट रिपर्टरी सेलेक्ट कर लिया। अब कैंट रिपर्टरी के अकॉर्डिंग हमको सिम्टम्स को अरेंज करना है।
दैट इज़ नोन एज रिपर्टोरियल टोटलिटी। तो यही टोटलिटी और रिपर्टोरियल टोटलिटी में डिफरेंस होता है। रिपर्टोरियल टोटलिटी में क्या होता है, जो भी हमने रिपर्टरी सेलेक्ट किया उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग हमको रीअरेंजमेंट और सिम्टम्स करने होते हैं। वो अगर हमने उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट ऑफ सिम्टम कर लिया उसको क्या बोलेंगे, रिपर्टोरियल टोटलिटी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रिपर्टोरियल टोटलिटी पूछा जाता है, रिपर्टोरियल टोटलिटी और टोटलिटी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिपर्टोरियल रिजल्ट। अब हमारे पास में क्या होगा, जो हमने रिपर्टरी सेलेक्ट कर ली, हमने सारे सिम्टम्स निकाल लिए, हमारे पास में आती है रिपर्टोरियल रिजल्ट। अब ग्रुप ऑफ क्लोज रनिंग की कोई भी सिम्टम है, मान लो बर्निंग है, ठीक है, उसका हमें बहुत सारे मेडिसिन मिलेंगी। अ ग्रुप ऑफ क्लोज रनिंग मेडिसिन शुड बी नोटेड डाउन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम कवर्ड एंड मार्क्स ऑब्टेन। जो भी उसमें सिम्टम्स कवर कर रहा है, जो भी मार्क्स ऑब्टेन है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सारे के सारे मेडिसिन जो भी उस सिम्टम्स के लिए निकल रही हैं, ग्रुप ऑफ रेमेडीज़, उनको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम कवर 7 रूब्रिक्स एंड गेट 18 मार्क्स। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 18/7, कि 18 तो इसके मार्क्स हैं और 7 रूब्रिक्स कवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज रिपर्टोरियल रिजल्ट। और लास्ट में क्या आएगा, एनालिसिस एंड रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। अब लास्ट में रिपर्टोरियल रिजल्ट में हमें क्या मिला, ग्रुप ऑफ क्लोज रनिंग रेमेडीज़ मिल गई हमको। ग्रुप ऑफ क्लोज रनिंग रेमेडीज़ में से हमें क्या करना है, एक रेमेडी को सेलेक्ट करना है अपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो उसके लिए हमको मटेरिया मेडिका का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। Analysis and repertorial result and prescription. The remedy which gets the highest marks is not necessary the final remedy. हाँ, यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमारे पास में सपोज़ करो कि यहाँ पे लाइकोपोडियम को 18 मार्क्स मिल रहे हैं, सपोज़ पल्सेटिला को 7, अगर पल्सेटिला भी उस क्लोज रनिंग रेमेडीज़ में आती और उसको सपोज़ करो 17 मार्क्स मिलते, तो ज़रूरी नहीं है कि 18 मार्क मिल रहा है तो हम लाइको ही सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी हमें पल्सेटिला के ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पल्सेटिला हमें ज़्यादा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सूटेबल लगेगी, तो भले ही उसका मार्क्स कम है हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ द रेमेडी विच गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स, ऐसी रेमेडी जिसको बहुत हाईएस्ट मार्क्स मिल रहा है, इज़ नॉट नेसेसरी द फाइनल रेमेडी। ज़रूरी नहीं है कि जिसको हाईएस्ट मार्क मिल रहा है वही हमारी फाइनल सेलेक्शन ऑफ रेमेडी होगी। रिपर्टोरियल रिजल्ट शुड बी फाइनली रिफर टू द कोर्ट ऑफ मटेरिया मेडिका। जो हमारी रिपर्टरी का रिजल्ट आया है हमको मटेरिया मेडिका से कन्फर्म करना है, फिर हमको फाइनली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है और उसको सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या क्या देखा के स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन में, CR, CD, ISRA, केस टेकिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम मीन्स डिफाइनिंग द इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमने देखा इरेक्टिंग द टोटलिटी, जहाँ पे लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिपर्टरी, कौन सी रिपर्टरी हमें सेलेक्ट करनी है, दैट डिपेंड ऑन कि हमारी टोटलिटी कौन से सिम्टम्स पे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा आएगा हमारा रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड देन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट लास्ट में हमारा आता है एनालिसिस ऑफ रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो केस टेकिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, classification and evaluation of symptom, defining the problem, erecting the totality, selection of proper repertory, repertorial result, last में analysis of repertorial result and prescription. This is all about the steps of repertorization. Thank you.